लॉ प्रेप जुडिशरी के यूट्यूब मंच पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है और अभिनंदन है। ये हमारी एक क्लास है जो आरजेएस मेंस जो भी आने वाले समय में अक्टूबर में होने वाला है उसके ऊपर है। मैंने ऐसा अनुभव किया कि बच्चों को बहुत समस्या आ रही है किसमें, सेक्शन नंबर 10 यानी रेस सब जुडिस और सेक्शन नंबर 11 रेस जुडिकाटा, तो हम सीपीसी की बात करते हैं, वो आइडेंटिफाई कर नहीं पा रहे हैं कि इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम में सेक्शन 11 रेस जुडिकाटा लगेगा या नहीं लगेगा। अगर रेस जुडिकाटा लगेगा इसका मतलब हम बार्ड हैं फ्रेश सूट फाइल करने से या सब्सिक्वेंट सूट फाइल करने से, और अगर रेस जुडिकाटा नहीं लगेगा इसका मतलब हम सब्सिक्वेंट सूट फाइल कर सकते हैं। तो कुछ इस तरीके से, तो ये ज़्यादा लंबा सेशन नहीं होगा, आप इसको 2x की स्पीड पे भी देख सकते हैं। हार्डली 15 से 20 मिनट का सेशन है। मैं 4 से 5 क्वेश्चंस ही लेके आया हूँ, पर जो क्वेश्चंस लेके आया हूँ वो स्पेसिफिकली सेक्शन नंबर 11 से डील करते हैं सीपीसी के। उससे पहले मैं एक छोटा सा अनाउंसमेंट करना चाहूँगा। अनाउंसमेंट ये है कि आरजेएस मेंस का फुल लेंथ मॉक, फिर सुनिएगा, सब्जेक्ट वाइज नहीं, फुल लेंथ मॉक, लॉ प्रेप जुडिशरी ने आरजेएस मेंस का फुल लेंथ मॉक जो है वो शुरू कर दिया है। ये स्पेशल डिमांड थी बच्चों की, उस डिमांड पे हम एक फुल लेंथ मॉक लेके आए हैं। इसमें टोटल आपको 10 मॉक मिलेंगे। टोटल आपको इसमें 10 फुल लेंथ मॉक मिलेंगे, 10 लैंग्वेज के टेस्ट मिलेंगे, और आपको सबसे अच्छी बात जो है इन मॉक्स की वो ये है कि आपको 10 के 10 मॉक्स का जो है वो क्वेश्चन आंसर फॉर्म, एकदम जो होता है ना मॉडल आंसर की, कि किस तरीके से हमें आंसर अटेम्प्ट करने हैं, वो मॉडल आंसर की भी दी जाएगी। हमें जो समझना है, एक मॉक टेस्ट के अंदर, फुल मॉक है तो एक मॉक टेस्ट के अंदर 22 क्वेश्चन तो मिनिमम होंगे ही होंगे। तो अगर 22 से 25 क्वेश्चन एक मॉक में है, ध्यान दीजिएगा, एक मॉक में कितने क्वेश्चन है, 25 क्वेश्चन, तो अगले 10 मॉक में टोटल कितने क्वेश्चन हो जाएंगे, 250। तो 250 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जिनके साथ आपको क्या मिल रही है, आंसर की भी मिल रही है। तो मुझे ऐसा लगता है कि वो परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी हेल्पफुल रहेगा आप लोगों के लिए। आप उनको लिखिए, लिखने के बाद उनको पीडीएफ बना के, अगर आप यहाँ पे सेंटर में आना चाहेंगे तो बहुत ही अच्छी बात है, नहीं आ सकते हैं तो पीडीएफ बना के उनको भेजिए। आप लोगों का बिल्कुल इफेक्टिव तरीके से कॉपी चेक होगी, मैं पर्सनली खुद देखूंगा, और फैकल्टीज़ हैं हमारे पास, काफ़ी फैकल्टीज़ हैं, वो सारे आपको प्रॉपर तरीके से एवेल्युएट करेंगी। इसी में आपको 10 लैंग्वेज पेपर भी मिल रहे हैं, मॉडल आंसर्स एंड एवेल्यूएशन सब कुछ मिल रहा है आप लोगों को। तो अगर आप इसकी तरफ जाना चाहते हैं तो आप जा सकते हैं। चलिए, हम समय नहीं खराब करेंगे। सबसे पहले मैं सिर्फ कुछ, जो मैं आपको पहले ही बोल रहा हूँ कि ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ सेक्शन नंबर 11 सीपीसी पे है। एक वीडियो और मैं लेके आऊँगा जो मेरे हिसाब से उसमें भी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे, आप उसको भी ज़रूर देखिएगा। सबसे पहले क्वेश्चन देखते हैं। ए फाइल्स अ सूट अगेंस्ट फॉर रिकवरी, ए फाइल्स अ सूट अगेंस्ट बी। ए ने बी के खिलाफ क्या सूट फाइल किया, किसके लिए फाइल किया, फॉर रिकवरी ऑफ पोजेशन ऑफ अ हाउस सिचुएटेड एट जुहू। एक घर है जो कहाँ सिचुएटेड है, जुहू, कहाँ पे, बॉम्बे में, ऑन द बेसिस ऑफ सेल डीड एग्जीक्यूटेड बाय बी। यानी ए ने बी के खिलाफ एक सूट फाइल किया है, सेल डीड के एग्जीक्यूशन के बिहाफ पे जो सूट फाइल किया गया है, कहाँ फाइल हुआ है, बॉम्बे के अंदर फाइल हुआ है। और वो जो सूट है वो क्या किया गया, हर्ड एंड डिसाइडेड बाय कोर्ट ऑफ कॉम्पिटेंट जुरिसडिक्शन। याद रखना कौन सी कोर्ट ने उसको डिसाइड किया है। सबसे पहले 3 वर्ड, अगर आप मीन्स, चलो ये तो क्वेश्चन आ गया, अगर इस तरह का कोई क्वेश्चन भी नहीं है और सेक्शन नंबर 11 की हम अगर इन जनरल बात करें तो सेक्शन नंबर 11 में जो मेन एलिमेंट हैं वो ये एलिमेंट हैं कि फॉर्मर कोर्ट ने हर्ड किया, सुना, फॉर्मर कोर्ट ने क्या किया, डिसाइड किया। याद रखना फॉर्मर कोर्ट हमेशा कौन सी होनी चाहिए, कॉम्पिटेंट जुरिसडिक्शन की होनी चाहिए। इस प्रेजेंट केस में कॉम्पिटेंट कोर्ट जो है वो फॉर्मर कोर्ट है, उसने मैटर को हर्ड किया और मैटर को क्या कर दिया, डिसमिस कर दिया। आगे आइए, ए आफ्टर 2 ईयर्स, ए कितने टाइम बाद, 2 साल बाद क्या कर रहा है, अगेन फाइल्स अ सूट अगेंस्ट बी। 2 साल बाद वापस जो ए है वो क्या फाइल कर रहा है, बी के खिलाफ सूट फाइल कर रहा है। इंटरेस्टिंगली सेम हाउस पे कर रहा है, सेम ग्राउंड विच ही हैड असर्टेड इन प्रीवियस सूट। जो प्रीवियस सूट में जिस ग्राउंड पे उसने सूट फाइल किया था, प्रीवियस की जगह इसको आप फॉर्मर लिखिए, फॉर्मर सूट इन द सेम कोर्ट, कैन द कोर्ट ट्राई द सब्सिक्वेंट सूट। क्वेश्चन क्या है
क्या कोर्ट वापस से सब्सिक्वेंट सूट फाइल कर सकता है? क्या कोर्ट के अंदर सब्सिक्वेंट सूट फाइल हो सकता है? किसके द्वारा? ए के द्वारा। किसके खिलाफ? बी के खिलाफ। गिव रीजन फॉर योर आंसर। देखो सबसे सिंपल क्वेश्चन है, अगर आपके एग्जाम में आया तो वापस सुनिए, सबसे सिंपल क्वेश्चन होगा अगर ये आपके एग्जाम में आया तो। एक आदमी ने, ए ने बी के खिलाफ सूट फाइल किया, जिस कोर्ट में सूट फाइल किया वो कोर्ट कॉम्पिटेंट है और उस कॉम्पिटेंट कोर्ट ने सूट हर्ड किया मैटर को और उसके बाद मैटर को डिसमिस कर दिया। चलिए कर दिया। अब हमने क्या किया, हम वापस से फ्रेश सूट फाइल कर रहे हैं। जिसने पहले किया वही कर रहा है। किसके खिलाफ कर रहा है? जिसके खिलाफ पहले किया उसी के खिलाफ वापस कर रहा है। सेम प्रॉपर्टी पे कर रहा है, उसमें कोई भी डिफरेंशिएशन नहीं है। चलिए, तो क्या वापस से वो सब्सिक्वेंट सूट फाइल कर सकता है क्या? मेरे हिसाब से ये सेक्शन नंबर 11 का सबसे सिंपल आंसर है। अब देखिए हमको इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कैसे करना है। हमको आंसर सबसे पहले देना पड़ेगा, क्या वो सब्सिक्वेंट सूट फाइल कर सकता है? तो हमको सबसे पहले हम कैसे लिखना है मेंस में, या तो यस के फॉर्म में आंसर आएगा या फिर नो के फॉर्म में आएगा। तो जब भी आंसर अटेम्प्ट करेंगे तो यस और नो के फॉर्म में करेंगे, फिर लिखेंगे अगर यस कर सकता है तो यस ही कैन फाइल अ सब्सिक्वेंट सूट, और अगर नो आएगा तो क्या लिखेंगे? नो ही कैन नॉट फाइल अ सब्सिक्वेंट सूट। चलिए, ये लिखने के बाद हमको रीजन देना पड़ेगा कि क्यों हम ऐसा बोल रहे हैं। तो सेक्शन नंबर 11 को मेंशन करना पड़ेगा, उसके एसेंशियल इंग्रेडिएंट मेंशन करने पड़ेंगे, और उसके बाद जो एग्जैक्ट जो फैक्ट्स हैं जो हमारे केस के, उस फैक्ट्स के बारे में थोड़ा सा बताना पड़ेगा। ये है एक आंसर, एक राइट आंसर का फॉर्मेट। आइए हम देखते हैं। दिस प्रॉब्लम इज बेस्ड ऑन सेक्शन नंबर 11 of the CPC which deals with doctrine of res judicata. The relevant part of section 11 of which this problem is based speaks that। अब देखो, आपको सबसे पहले इसको मत अपनाओ, आपको जो आंसर देना है, आपको देखो एग्जामिनर को इतनी पूरी कहानी नहीं देखनी है, एग्जामिनर के पास इतना टाइम नहीं है। एग्जामिनर को तो ये देखना है कि आपने अपना उत्तर यस में और नो में दिया है कि नहीं दिया। अब यहां देखते हैं, यहां पे कहीं इसने लिखा है क्या? देखिए, in the instant matter, in the instant case, matter directly and substantially in issue in subsequent suit, recovery of possession of the house at Juhu was directly and substantially in issue in the former suit, and all other condition of section 11 are also satisfied. Thus, अब देखो जो आगे की लाइन है, thus subsequent suit by A against B is barred by res judicata and the court cannot try the subsequent suit। ये जो सबसे नीचे वाली जो लाइन है ना, ये जो सबसे नीचे वाली लाइन है, ये सबसे ऊपर आएगी। फिर सुनिए, जो सबसे नीचे वाली लाइन है वो कहाँ पे आएगी? सबसे ऊपर आएगी। यानी हम एग्जामिनर को यही देखना है। और एक चीज और, जब भी आप लिखेंगे जो सब्सिक्वेंट सूट बार्ड है तो इसके नीचे क्या लगा देना? अंडरलाइन लगा देना। उसके बाद आपको सेक्शन नंबर 11 को एक्सप्लेन करना है तो 11 को एक्सप्लेन करो, कुछ भी करो, वो डिपेंड करता है कि वो क्वेश्चन कितने नंबर का आया है। लेकिन जो सबसे जरूरी चीज है ध्यान रखने की वो है ये, आपसे जो पूछा गया है सबसे पहले हमें उसका उत्तर देना है। फिर सुनिए, आपसे जो पूछा गया है सबसे पहले हमें उसका उत्तर देना है। उसके बाद अगर आपको कुछ नॉलेज है उस पर्टिकुलर प्रोविजन की तो फिर वो प्रोविजन डालना है। ये तो चूंकि मैं सीपीसी पे अभी 4-5 क्वेश्चन लेके आया हूँ छोटे छोटे, लेकिन मैं इन जनरल बता रहा हूँ। कोई भी ऐसा एक्ट, कोई ऐसा क्वेश्चन आ गया आपके सामने, आपको उसके सेक्शंस याद नहीं आ रहे तो गलत सेक्शन मत लिखना। अगर आपको उसका चैप्टर भी याद है तो चैप्टराइजेशन लिख देना कि इस चैप्टर के अंदर मेंशन्ड है, लेकिन गलत सेक्शन मत लिखना, क्योंकि मैंने कई कॉपियां देखी हैं, गलत सेक्शन लिख दिया ना, उसको गोला लगा दिया और सीधा, अगर आपने अंदर भी प्रोविजन सही लिखा होगा तो आपको 0 नंबर दिए हैं। तो गलती से भी गलत सेक्शन मेंशन मत करना। चलिए, ये सबसे सिंपल क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। ए सूज बी, ए ने किसको सू किया? बी को। किसके लिए किया? फॉर सर्टेन लैंड, एक लैंड है, इन हिज पर्सनल कैपेसिटी। याद रखना, ए ने जो बी को सू किया है वो किस कैपेसिटी में किया है? पर्सनल कैपेसिटी में सू किया है। द सूट इज हर्ड, वापिस से सूट को क्या किया गया? हर्ड किया गया, और वो सूट क्या कर दिया गया? डिसमिस कर दिया गया। यानी ए ने बी के खिलाफ सूट फाइल किया। जब ए ने बी के खिलाफ सूट फाइल किया तो कौन सी कैपेसिटी में किया? ये बस ये याद रखनी है, कौन सी कैपेसिटी में किया? पर्सनल कैपेसिटी में। मैटर को सुना गया और मैटर को क्या कर दिया गया? डिसमिस कर दिया गया। अगेंस्ट ए सू, वापिस से ये बाद में ए ने वापस से किसको सू किया? बी को सू किया। किसके लिए किया? उसी सेम लैंड के लिए किया, इन दी सेम कोर्ट, सेम कोर्ट में किया। हमने क्वेश्चन नंबर 1 भी ऐसा ही पढ़ा था। एक बार अगर हर्ड हुआ, डिसाइडेड, डिसमिस हो गया, फिर हमने वापस से क्या किया? हमने सेम कोर्ट के अंदर सेम पार्टी के खिलाफ सेम मैटर डाला, तो वहां पे तो सेक्शन 11 रेस जुडिकाटा लग गया।
याद रखना इस क्वेश्चन में क्या डिफरेंस है हम अभी इत्मीनान से देखेंगे। यार हमने अभी तक ये समझा है कि ए ने बी के खिलाफ एक लैंड के ऊपर सूट फाइल किया है। कौन सी कैपेसिटी में फाइल किया है? पर्सनल कैपेसिटी में फाइल किया है। आगे देखिए, और वो जो मैटर जो उसने फाइल किया है वो ऑलरेडी क्या हो चुका है? डिसमिस हो चुका है। अब सब्सिक्वेंट सूट जो है वो, अब क्वेश्चन क्या है? इज द सब्सिक्वेंट सूट बार्ड बाय रेस जुडिकाटा? एक सब्सिक्वेंट सूट जो है वो बार्ड है कि नहीं है रेस जुडिकाटा से? गिव रीजन इन सपोर्ट ऑफ योर आंसर एंड ऑल्सो रेफर द केस लॉ ऑन द पॉइंट इफ एनी। देखिए, ए सूज बी फॉर सेम लैंड इन द सेम कोर्ट एज, मैंने ये अब एंड में बोल रहा हूं मैं। सबसे पहला जो सूट फाइल किया गया था वो कौन सी कैपेसिटी में फाइल किया गया था? पर्सनल कैपेसिटी में। और जो सब्सिक्वेंट सूट है वो किस कैपेसिटी में फाइल किया जा रहा है? एज अ मुतवली। मुतवली वो होते हैं जो वक्फ की जो प्रॉपर्टी होती है ना, पर्सनल प्रॉपर्टी, उसको क्या करते हैं? उसके कंट्रोल में रहते हैं, उसका ध्यान रखते हैं टेक्निकली। तो पहला जो सूट फाइल हुआ था वो पर्सनल कैपेसिटी में हुआ था, और दूसरा जो उसने सब्सिक्वेंट सूट फाइल किया है वो किस कैपेसिटी में किया है? मुतवली की कैपेसिटी में किया है। देखना, पहला फिर बोल रहा हूं, एग्जामिनर आपको कंफ्यूज करेगा। क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर पहला जो सूट फाइल किया गया था और जो दूसरा सूट फाइल किया गया उसमें अंदर दोनों में सेम कैपेसिटी थी पहले। अब यहां पे सिचुएशन ही बिल्कुल चेंज कर दी। क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर सेम कोड थी, यानी फर्स्ट सूट भी फाइल हुआ वो भी सेम कोड में हुआ और सब्सिक्वेंट सूट भी सेम कोड में हुआ। सबसे जो क्वेश्चन नंबर 2 है इसमें क्या हुआ? जो फर्स्ट जो सूट है वो भी सेम कोर्ट में है और सेकंड जो सब्सिक्वेंट सूट है वो भी सेम कोर्ट में है, लेकिन डिफरेंस क्या है? डिफरेंस है कि पहला सूट फाइल किया गया है पर्सनल कैपेसिटी में और दूसरा जो सूट फाइल किया गया है वो मुतवली की कैपेसिटी में। देखते हैं कि क्या रेस जुडिकाटा अप्लाई होगा कि नहीं होगा। फिर याद रखना, रेस जुडिकाटा अप्लाई हो रहा है इसका मतलब सब्सिक्वेंट सूट फाइल नहीं कर सकते, और रेस जुडिकाटा अप्लाई नहीं हो रहा है तो इसका मतलब सब्सिक्वेंट सूट फाइल कर सकते हैं। आइए देखते हैं। देखो किस में आया है? यस और नो में आया। नो सब्सिक्वेंट सूट इज नॉट बार्ड, इसका मतलब सब्सिक्वेंट रेस जुडिकाटा अप्लाई नहीं हुआ, नॉट बार्ड बाय रेस जुडिकाटा। चलिए किस केस में कहा गया? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सीतानाथ वर्सेस मनोरंजन के केस में कहा गया। क्या कहा गया? यही कहा गया कि अगर आपके फॉर्मर सूट में और अगर आपके सब्सिक्वेंट सूट में डिफरेंट कैपेसिटी है तो ऐसे सब्सिक्वेंट मैटर पे प्रिंसिपल ऑफ रेस जुडिकाटा अप्लाई नहीं होगा। अप्लाई नहीं होगा तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि हम फ्रेश सूट फाइल कर सकते हैं, सब्सिक्वेंट सूट फाइल कर सकते हैं। बस मेरा यही उद्देश्य था आपको समझाने का कि पहली कैपेसिटी एग्जाम में देखना, पहली कैपेसिटी तो पर्सनल थी और दूसरी उसमें किसमें की है? मुतवली की कैपेसिटी में किया है। तो कैपेसिटी अगर अलग हो गई तो सेक्शन 11 के प्रोविजन अप्लाई नहीं होंगे, और सेक्शन 11 के प्रोविजन अप्लाई नहीं होंगे तो हम फ्रेश सूट सब्सिक्वेंट सूट फाइल कर सकते हैं। कौन सा केस है? सीतानाथ वर्सेस मनोरंजन। एक केस और याद रख लेना, वो है राजलक्ष्मी वर्सेस बनामली, AIR 1953। चलिए ठीक है, आगे आइए एक बार देखते हैं इसमें रूलिंग क्या बोली है। आओ, इन दी इंस्टेंट प्रॉब्लम, देखो फिर बोल रहा हूं, आंसर की शुरुआत किससे करनी है? यस नो से करनी है, फिर उसके बाद अपना ज्ञान देना है। इन दी इंस्टेंट प्रॉब्लम, ए ने सू किया है बी को इन दी प्रीवियस सूट, यानी फॉर्मर पुराने सूट में, कौन सी कैपेसिटी में? पर्सनल कैपेसिटी में। लेकिन बाद में ए ने बी को कैसे सूट किया है? मुतवली की कैपेसिटी में। कौन से सूट में? सब्सिक्वेंट सूट में, अंडर डिफरेंट टाइटल। तो दो डिफरेंट टाइटल हो गए, इसलिए क्या अप्लाई नहीं होगा? इसलिए डॉक्ट्राइन ऑफ रेस जुडिकाटा अप्लाई नहीं होगा। क्लियर हो गया आप लोगों को? तो मेरे हिसाब से अभी तक हमने 2 पॉइंट समझे। पहला पॉइंट तो ये समझा कि अगर आपने फॉर्मर सूट सेम कोर्ट में सेम पार्टी के खिलाफ फाइल किया है तो आप सब्सिक्वेंट सूट फाइल अगर करेंगे सेम पार्टी के खिलाफ सेम टाइटल पे और सेम कोर्ट के अंदर तो प्रिंसिपल ऑफ रेस जुडिकाटा अप्लाई होगा। क्वेश्चन नंबर 2 में हमने ये देखा कि अगर फॉर्मर सूट अगर आपका डिफरेंट कैपेसिटी में है या डिफरेंट टाइटल है फॉर्मर सूट का और सब्सिक्वेंट सूट का अगर डिफरेंट टाइटल है तो प्रिंसिपल ऑफ रेस जुडिकाटा अप्लाई नहीं होगा, और अप्लाई नहीं होगा तो इसका मतलब हम फ्रेश सूट या सब्सिक्वेंट सूट फाइल कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, इसमें बस केस का याद रखना, मैं फिर बोल रहा हूं ये जो क्वेश्चन है ये किस केस से लिया गया है? सीतानाथ वर्सेस मनोरंजन के केस से लिया गया है। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर 3। अब हम इसमें कुछ नया सीखेंगे, सेक्शन नंबर 11 सीपीसी का। ए ब्रॉट अ सूट अगेंस्ट बी, ए ने क्या किया? एक सूट लेके आया, किसके खिलाफ लेके आया? बी के खिलाफ। क्या करने के लिए?
टू रिकवर पोजेशन ऑफ कौन सी प्रॉपर्टी, मठ की प्रॉपर्टी का पोजेशन लेने के लिए ए ने क्या किया, बी के खिलाफ सूट फाइल किया, क्लेमिंग इट एज द हायर ऑफ द डिजीज्ड महंत, और ये क्लेम किया कि जो महंत जी जो अब इस दुनिया में नहीं है उनके क्या हैं, हम उत्तराधिकारी हैं, उनके हम हायर्स हैं। चलिए कोर्ट ने क्या किया, उस पर्टिकुलर सूट को, उस पर्टिकुलर मैटर को क्या कर दिया, डिसमिस कर दिया, बिकॉज ए फेल टू प्रोड्यूस अ सर्टिफिकेट ऑफ सक्सेशन। क्यों कर दिया, क्योंकि हायरशिप का सर्टिफिकेट ए प्रोड्यूस करने में फेल हो गया, इसलिए कोर्ट ने उसके सूट को, उसकी पिटीशन को क्या कर दिया, डिसमिस कर दिया। सुनिएगा, ए ने जो सूट फाइल किया है बी के खिलाफ, वो किसकी रिकवरी के लिए किया है, मठ की प्रॉपर्टी के लिए। क्या बोल के किया है कि वो क्या है, उस प्रॉपर्टी में क्या है, हायर है, उसका उत्तराधिकारी है, कौन किसका, जो डिजीज्ड महंत है ना उसका। मामले को क्या कर दिया गया कोर्ट के द्वारा, डिसमिस। क्यों कर दिया गया, क्योंकि ए क्या देने में फेल हो गया, सर्टिफिकेट ऑफ सक्सेशन देने में फेल हो गया। पहला सूट जो है वो डिसमिस कर दिया गया है। आगे देखिए, ए ब्रिंग्स अनदर सूट, यानी अब ए ने दोबारा एक नया सूट लेके आया, किसके विरुद्ध लेके आया, अगेंस्ट बी, क्लेमिंग द मठ प्रॉपर्टी एज मैनेजर ऑफ द मठ प्रॉपर्टी। अब देखो, पहले सूट उसने फाइल किया, कैसे फाइल किया कि मैं उसका उत्तराधिकारी हूं, मैं उसका हायर हूं, और जब उसने सेकंड सूट फाइल किया है तो वो कैसे फाइल कर रहा है कि मैं उस मठ प्रॉपर्टी का क्या हूं, मैनेजर हूं, ऑन बिहाफ ऑफ द मठ। प्ली ऑफ रेस जुडिकाटा इसमें लगेगी कि नहीं लगेगी, आपको डिसाइड करना है। दो बार फिर समझिएगा, पहला जो कैपेसिटी था, अब देखो ऊपर डिफरेंट टाइटल थे, अब देखिए पहले वाले में उसने कैसे अप्लाई किया, पहले वाले में उसने अप्लाई किया कि मैं क्या हूं, उसका हायर हूं, डिजीज्ड महंत का। दूसरा जब वो डिसमिस हो गया तो कैसे फाइल किया कि मैं अब उस मठ प्रॉपर्टी का क्या हूं, कैसे फाइल किया कि मैं, मुझे एज ए मैनेजर ट्रीट किया जाए। अब देखो इसका उत्तर, बड़ा इंटरेस्टिंग आंसर है इसका। देखो ये सारी कहानी जो है ये किस केस से ली गई है, ये केस का नाम है बाबाजी राव वर्सेस लक्ष्मण दास। सुनिए, स्टार्टिंग कैसे करेंगे, हमेशा हमने कहा कि जब भी ऐसे क्वेश्चन आंसर फॉर्म फैक्चुअल सिचुएशन का आएगा तो हमें यस और नो में लिखना है। द प्ली ऑफ रेस जुडिकाटा इज नॉट मेंटेनेबल। चलिए देखते हैं कि प्ली ऑफ रेस जुडिकाटा मेंटेनेबल क्यों नहीं होगी। सबसे पहले तो ये देखना है कि किस केस में कहा गया, बाबाजी राव वर्सेस लक्ष्मण दास। चलिए एक बार देखेंगे, आइए। इन द इंस्टेंट प्रॉब्लम A brought the previous suit against B to recover possession of mud property as a hire of the deceased महंत। पहला जो सूट फाइल किया गया था वो किस तरीके, किसके लिए फाइल किया गया था, एज अ हायर ऑफ डिजीज्ड महंत। Whereas he brings the second suit, जो उसने सेकंड सूट और सब्सिक्वेंट सूट लेके आया ना, किस पे, सेम प्रॉपर्टी पे, वो कैसे लेके आया है, एज अ मैनेजर ऑफ द मठ प्रॉपर्टी ऑन बिहाफ ऑफ द मठ। Thus in both the suit A is litigating under डिफरेंट टाइटल। तो जब भी ए ऐसे मामलों में क्या कर रहा है, डिफरेंट टाइटल्स में लिटिगेट कर रहा है, और दैट इज टू से इन डिफरेंट कैपेसिटी। और क्या है, डिफरेंट कैपेसिटी में, एक कैपेसिटी तो हायर की तरह और दूसरी कैपेसिटी किसकी तरह, मैनेजर ऑफ द मठ की तरह। हेंस द प्ली ऑफ रेस जुडिकाटा रेज्ड बाय द डिफेंडेंट इज नॉट मेंटेनेबल। किसने रेज किया था, डिफेंडेंट ने, वो क्या नहीं किया जाएगा, मेंटेनेबल नहीं होगा। इन अदर वर्ड्स इट कैन बी सेड दैट सेकंड सूट बाय ए इज नॉट बार्ड बाय प्रिंसिपल ऑफ रेस जुडिकाटा एज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंडीशन फॉर द एप्लीकेशन ऑफ रेस जुडिकाटा। चलिए ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि इसने ये कहा कि डिफरेंट टाइटल, चूंकि दोनों सूट्स में डिफरेंट टाइटल है और डिफरेंट टाइटल के साथ साथ डिफरेंट कैपेसिटी है, इस वजह से सेक्शन 11 का जो प्रोविजन है प्रिंसिपल ऑफ रेस जुडिकाटा का, वो अप्लाई नहीं होगा। और अगर अप्लाई नहीं होगा तो हम क्या कर सकते हैं, हम फ्रेश सूट फाइल कर सकते हैं। चलिए केस भी याद रखना, केस का नाम क्या था, बाबाजी राव वर्सेस लक्ष्मण दास। ठीक है, इसमें देखो क्या कहा गया था, इन दिस केस ऑल्सो इट वॉज हेल्ड दैट सब्सिक्वेंट सूट इज नॉट बार्ड बाय रेस जुडिकाटा as in both the suit plaintiff is litigating in different capacity and not under the same title। जब भी plaintiff different capacity के अंदर क्या करेंगे, litigation फाइल करेंगे, तो उस पे principle of res judicata अप्लाई नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। इस क्वेश्चन को भी इत्मीनान से देखिएगा, क्या कह रहा है, A files a suit for declaration that he is entitled to certain lands as hires to B। ए ने क्या फाइल किया है, सूट फाइल किया है, किसके लिए, डेक्लेरेशन के लिए। डेक्लेरेशन क्या, किस चीज का डेक्लेरेशन के लिए सूट फाइल किया है,
कि जो ए है वो एंटाइटल्ड है कौन सी प्रॉपर्टी के लिए, सर्टेन लैंड्स के लिए, हायर्स टू बी, द सूट इज डिसमिस्ड, और वो जो सूट फाइल किया गया ए के द्वारा वो क्या कर दिया गया, डिसमिस कर दिया गया। आइए, कैन ही क्लेम इन लेटर सूट द सेम प्रॉपर्टीज ऑन द बेसिस ऑफ एडवर्स पोजेशन। कितनी इंटरेस्टिंग चीज है, पहले वाले सूट में तो डेक्लेरेशन मांग रहा है, दूसरे वाले सूट में क्या मांग रहा है, पहला जब सूट क्या हो गया, डिसमिस हो गया, तब क्या फाइल किया है उसने, एडवर्स पोजेशन फाइल किया है। गिव रीजन इन सपोर्ट ऑफ योर आंसर एंड ऑल्सो रेफर केस लॉ इफ एनी ऑन द पॉइंट। देखो सवाल को बहुत यही घुमा फिरा के सेक्शन नंबर 11 में यही सवाल आएंगे। सबसे पहला जो उसने फाइल किया वो डेक्लेरेशन फाइल किया कि उस पर्टिकुलर लैंड का वही हायर है। हायर वाला हमने क्वेश्चन नंबर 3 भी देखा था, हायर वाला हमने जानबूझ के क्वेश्चन नंबर 4 लिया है, लेकिन इसमें क्या है, उसने डेक्लेरेशन फाइल किया। चलिए ठीक है, कोर्ट ने उसका डेक्लेरेशन क्या कर दिया, डिसमिस कर दिया। आगे देखिए, उसने वापस से सूट फाइल किया सेम प्रॉपर्टी पे, किस ग्राउंड पे, ऑन दी बेसिस ऑफ एडवर्स पोजेशन के लिए। कौन सा ग्राउंड लिया उसने वापस से, एडवर्स पोजेशन का। अब बताइए रेस जुडिकाटा लगेगा कि नहीं लगेगा। सबसे पहले आइए, केस का नाम क्या है, केस का नाम जो है वो है धनीराम वर्सेस रतन, धनीराम वर्सेस रतन, AIR 1961। ये इंपॉर्टेंट केस है। सुनिए क्या कह रहा है, हमने कहा क्या, सबसे पहले आंसर येस और नो की फॉर्म में लिखना है। नो, A cannot claim the same properties in the later suit on the ground of adverse possession। यानी इसने रोक लगा दी क्या, कि A जो है सब्सिक्वेंट सूट में या लेटर सूट में सेम प्रॉपर्टी को क्या नहीं कर सकता, किस ग्राउंड पे, एडवर्स पोजेशन के ग्राउंड में क्लेम नहीं कर सकता। इसका मतलब उसके द्वारा फाइल किया गया सब्सिक्वेंट सूट क्या होगा, बार्ड होगा अंडर सेक्शन 11। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब तो ये हुआ कि इस पूरे प्रोविजन पे, इस पूरी प्रॉब्लम पे प्रिंसिपल ऑफ रेस जुडिकाटा अप्लाई होगा। आइए देखते हैं क्यों होगा, क्योंकि इसमें क्या लग गया, एक्सप्लेनेशन 4 लग गया। किस सेक्शन का, सेक्शन नंबर 11 का। और सेक्शन नंबर 11 का सबसे इंपॉर्टेंट जो एक्सप्लेनेशन है वो एक्सप्लेनेशन नंबर 4 है, जो किससे डील करता है, वो डील करता है कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकाटा से। आइए एक बार देखते हैं, इत्मीनान से पढ़ेंगे। इन द इंस्टेंट प्रॉब्लम, though the case is not covered directly by section 11 but when it is read with explanation 4, कोई जो केस है वो सेक्शन 11 से डायरेक्टली कवर नहीं हो रहा, लेकिन जब हम बहुत केयरफुली एक्सप्लेनेशन नंबर 4 को पढ़ते हैं, द सब्सिक्वेंट सूट बाय ए, जो कौन सा सूट, सब्सिक्वेंट सूट किसने फाइल किया, ए ने, किसके विरुद्ध किया, बी के विरुद्ध किया, रिगार्डिंग द लैंड ऑन ग्राउंड ऑफ एडवर्स पोजेशन इज बार्ड। तो क्या जो आपने सब्सिक्वेंट सूट के अंदर आपने किस टाइप, किस ग्राउंड पे किया था, एडवर्स पोजेशन के लिए किया था, वो क्या किया जाएगा, बार्ड किया जाएगा। आइए क्यों, द ग्राउंड ऑफ एडवर्स पोजेशन बाय ए शुड हैव बीन, अंडरलाइन करो, शुड हैव बीन टेकन बाय हिम इन दी प्रीवियस सूट। ये एडवर्स पोजेशन जो है, जब आप डेक्लेरेशन फाइल कर रहे थे, जब आपका डेक्लेरेशन डिसमिस होने को था, उसी समय पे आपको एडवर्स पोजेशन के लिए भी क्या करना चाहिए था, अपने प्रीवियस सूट में क्लेम करना चाहिए था, लेकिन आपने प्रीवियस सूट में एडवर्स पोजेशन का ग्राउंड नहीं किया। आइए, इफ ही डिड नॉट डू सो, अगर आपने प्रीवियस सूट में क्या नहीं किया, एडवर्स पोजेशन को नहीं क्लेम किया, इट वुड बी डीम्ड टू बी द सेम ग्राउंड ऑफ द एडवर्स पोजेशन हैज बीन हर्ड। तो ये माना जाएगा कि एडवर्स पोजेशन का ग्राउंड भी क्या कर लिया गया है, सुन लिया गया है, और फाइनली डिसाइड कर दिया गया है कौन सी कोर्ट के द्वारा, कॉम्पिटेंट कोर्ट, जिसने ए के विरुद्ध ओरिजिनल सूट क्या किया था, डिसमिस किया था। तो टेक्निकली जो क्वेश्चन नंबर 4 है वो किससे डील कर रहा है, वो डील कर रहा है एक्सप्लेनेशन 4 ऑफ सेक्शन 11 से। और एक्सप्लेनेशन नंबर 4 जो है उसको बोलते हैं कंस्ट्रक्ट, उसका दूसरा नाम है कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकाटा। इसमें 2 वर्ड होते हैं कि अगर आपने कोई सब्सिक्वेंट सूट फाइल किया, और जिस मैटर पे आपने सब्सिक्वेंट सूट फाइल किया, वो जो मैटर है अगर फॉर्मर सूट के अंदर अगर आप ला सकते थे माइट और आउट, तो आपको वहीं लाना चाहिए था। तो उस पर्टिकुलर मैटर जो आप फॉर्मर सूट में ला सकते थे, उनको भी सब्सिक्वेंट सूट में एंटरटेन नहीं किया जाएगा। तो इसलिए इसमें 2 वर्ड हैं, माइट और आउट। लाया जा सकता था लेकिन आप फॉर्मर सूट में नहीं लाए, तो आपको सब्सिक्वेंट सूट में भी वो पर्टिकुलर मैटर को लाने नहीं दिया जाएगा। समझ में आ गया। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, इस केस को भी देख लो। इन सपोर्ट ऑफ अबव व्यू, द धनीराम वर्सेस रतन, AIR 1961, also it was held that if plaintiff failed to suit against claiming land on the ground of inheritance, he cannot bring another suit claiming the land on the basis of
फ्रॉम ये पजेसरी टाइटल। देखो जी, एक आदमी ने, ए ने क्या किया इस मामले में, इनहेरिटेंस के लिए सूट फाइल किया, उसका सूट डिसमिस हो गया, तो वो वापस से अनदर सूट नहीं ला सकता। किस चीज के लिए? एडवर्स पोजेशन के लिए। हमारे वाले क्वेश्चन में भी क्या हुआ था, उसने पहला सूट डेक्लेरेशन के लिए लिया और डेक्लेरेशन का सूट डिसमिस हो गया, तो वो एडवर्स पोजेशन के लिए सब्सिक्वेंट सूट फाइल नहीं कर सकता। इसका मतलब उसे फॉर्मर सूट में ही एडवर्स पोजेशन के लिए भी क्लेम करना चाहिए था। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? ए इंस्पेक्टर इन पुलिस सर्विस, एक ए जो इंस्पेक्टर है पुलिस सर्विस में, उसको क्या कर दिया गया है? डिसमिस कर दिया गया है। कहां से? फ्रॉम द सर्विस बाय द डीआईजी पुलिस फॉर द इनडिसिप्लिनरी एक्टिविटी। उसको डीआईजी के द्वारा उसके पद से डिसमिस कर दिया गया है क्योंकि उसने क्या किया है? इनडिसिप्लिनरी कोई एक्टिविटी की है। ए ने फाइल किया रिट। कहां रिट फाइल करी? हाई कोर्ट में। ऑन दी बेसिस दैट नो रीजनेबल अपॉर्चुनिटी वर गिवन टू हिम फॉर हियरिंग। उसको बिना सुने ही क्या कर दिया गया? उसको डिसमिस कर दिया गया है जॉब से। ऐसी रिट किसने फाइल की? ए ने। कहां फाइल की? हाई कोर्ट में। कोर्ट ने मामले को सुना और उसका पिटीशन को क्या कर दिया? रिट पिटीशन को कोर्ट ने डिसमिस कर दिया। आफ्टर दिस ही इंस्टीट्यूटेड अ सूट। देखो, कोर्ट के हाई कोर्ट में उसने रिट लगाई और उस हाई कोर्ट ने उसकी रिट पिटीशन क्या कर दी? डिसमिस कर दी। हाई कोर्ट ने रिट पिटीशन डिसमिस कर दी। उसके बाद उसने क्या किया? ही इंस्टीट्यूटेड अ सूट चैलेंजिंग हिज डिसमिसल अंडर आर्टिकल 311(2). उसने बाद में एक सूट फाइल किया। किस चीज के लिए? कि उसको जो डिसमिस किया गया है वो डिसमिसल ही गलत ग्राउंड पे किया गया है। पहला ग्राउंड क्या था? पहला ग्राउंड ये है, जब उसने फॉर्मर जो उसने रिट पिटीशन फाइल करी थी, किस ग्राउंड पे करी थी? कि उसको बिना सुने क्या कर दिया गया? डिसमिस कर दिया गया। दूसरा जो उसने सब्सिक्वेंट सूट फाइल किया है, तो उसने क्या कहा? कि उसको जो आपने निकाला है पद से, वो उसमें 311(2) की कंप्लाइंस नहीं करी। 311(2) कौन सा? कॉन्स्टिट्यूशन का, ठीक है, ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ऑन द ग्राउंड दैट ही कुड बी डिसमिस्ड ओनली बाय द आईजी। वो कह रहा है ऐसा सब्सिक्वेंट सूट में कि उसको सिर्फ और सिर्फ कौन निकाल सकता है? आईजी पुलिस ही निकाल सकता है। लेकिन इस वाले केस में उसको निकाला किसने है? उसको निकाला है डीआईजी ने। तो ये कह रहा है कि आईजी पुलिस ही उसको निकाल सकती है। क्यों निकाल सकती है? क्योंकि आईजी पुलिस ही उसकी क्या थी? अपॉइंटिंग अथॉरिटी थी। तो देखो क्वेश्चन को समझो पहले। इस मामले में क्या हुआ है जी? एक पुलिस वाला है ए, उसके ऊपर उसने कोई डिसिप्लिन उसने कोई गलत काम किया, इनडिसिप्लिनरी उसने कोई काम किया, उसके बिहाफ पे उसको क्या किया गया? डीआईजी के द्वारा इंक्वायरी करके पद से निकाल दिया गया, डिसमिस कर दिया गया। उसने उसके खिलाफ, पुलिस वाले ने उसके खिलाफ हाई कोर्ट में रिट पिटीशन फाइल करी, और जब हाई कोर्ट में उसने रिट पिटीशन फाइल करी तो इस बिहाफ पे ही करी कि उसे बिना सुने ही, यानी ऑडियो ऑल्टरम पार्टम का राइट ऑफ बीइंग हर्ड का प्रॉपर क्या नहीं हुआ है, प्रॉपर उसको फॉलो नहीं किया गया है, और उसको बिना सुने ही पद से डिसमिस कर दिया गया। तो उसके लिए वो हाई कोर्ट गया और हाई कोर्ट ने उसकी पिटीशन को डिसमिस कर दिया। फिर उस पुलिस ऑफिसर ने क्या किया? सब्सिक्वेंट सूट फाइल किया, एक फ्रेश सूट फाइल किया सिविल कोर्ट में, किसी भी कोर्ट में, और उसने ये क्लेम किया चूंकि आर्टिकल 311(2) ये कहता है कि जो अथॉरिटी आपको अपॉइंट करेगी उससे नीचे वाला आपको जॉब से नहीं निकाल सकता, तो इस बिहाफ पे अपॉइंट किया है उसको आईजी ने, तो डीआईजी उसको नहीं निकाल सकता, ऐसा पुलिस ऑफिसर ने क्लेम किया। बताइए उसका सब्सिक्वेंट सूट जो है वो उस पे प्रिंसिपल ऑफ रेस जुडिकाटा अप्लाई होगा या नहीं होगा? अगर अप्लाई होगा तो इसका मतलब वो फ्रेश सूट फाइल नहीं कर सकता, और अप्लाई नहीं होगा इसका मतलब वो फ्रेश सूट फाइल कर सकता है, सब्सिक्वेंट सूट फाइल कर सकता है। आइए देखिए, हमेशा हमें उत्तर यस और नो में देना है। तो आंसर कैसे लिखेंगे? नो, जब भी नो डायरेक्ट नहीं लिखेंगे, आंसर करके एरो बना के लिखना, और जब भी नो लिखोगे तो नो को अंडरलाइन करना। नो, ही विल नॉट बी सक्सेसफुल इन हिज सूट एज इट इज बार्ड बाय कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकाटा। मोस्ट इंपॉर्टेंट केस है स्टेट ऑफ यूपी, स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश वर्सेस नवाब हुसैन, AIR 1977 सुप्रीम कोर्ट। ये जो प्रॉब्लम है जो इस क्वेश्चन नंबर 5 में है, ये प्रॉब्लम एग्जैक्टली हमने उठाई है स्टेट ऑफ यूपी वर्सेस नवाब हुसैन के केस से। तो याद रखना, आप बार्ड हैं सब्सिक्वेंट सूट फाइल करने से, क्योंकि आपके ऊपर क्या लग रहा है? कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकाटा लग रहा है। किस केस में कहा गया है? ये कहा गया है स्टेट ऑफ यूपी वर्सेस नवाब हुसैन में। चलिए आइए, इन दिस केस, ये तो हमने पूरी कहानी समझ ली। आइए एंड में देखो, इन दी व्यू ऑफ द डिसीजन गिवन बाय द सुप्रीम कोर्ट इन द स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश वर्सेस नवाब हुसैन, क्या कहा? इट इज क्लियर दैट ए विल नॉट सक्सीड इन अ सूट एज हिज सूट इज बार्ड बाय
कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकाटा। मैं उम्मीद करता हूँ सेक्शन नंबर 11 जो हमने अभी देखा, हमने आपको सेक्शन नंबर 11 नहीं समझाया क्योंकि अब आप सेक्शन नंबर 11 बिल्कुल अच्छे से समझ चुके होंगे। हमने सिर्फ आज की क्लास में यही डील किया कि सेक्शन नंबर 11 में से किस प्रकार के प्रश्न आ सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि ये छोटा सा सेशन आपके लिए बड़ा इफेक्टिव रहा होगा। आप इसको 2x की स्पीड पे देखिएगा और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सबकी तैयारी अच्छे से चल रही होगी। बस एक दो बातों का ध्यान रखिएगा, इस समय पे अपनी हेल्थ का ध्यान रखिए, अच्छा खाइए और समय कम से कम ख़राब कीजिए, अच्छे से नींद लीजिए, घबराइए मत, अपने आप पे अपनी तैयारी पे भरोसा रखिए। आज के लिए इतना ही। एक दो सेशन और मैं लेके आऊँगा जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि क्या क्या इंपॉर्टेंट प्रोविज़न्स हैं जो हमें अभी एग्ज़ाम से पहले पढ़ने चाहिए। और आपका किसी प्रकार का कोई भी डाउट है तो आप कमेंट कीजिएगा, मैं आपको कमेंट का जवाब ज़रूर दूंगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।